हमारी इंडियन फैमिली जो है ना, वो बच्चों को बचपन से ही टारगेट देके बड़ा करती है। जैसे जब हम स्कूल में होते हैं ना, तो हमारा टारगेट होता है कि हर सब्जेक्ट में कम से कम 80% लेके आना है। अच्छा, फिर लगा कि मेहनत सिर्फ 12th तक ही करनी है, उसके बाद कॉलेज में तो सिर्फ एंजॉय करना है। तो बहुत मेहनत करके एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी हो गया और फिर मुझे लगा अब शुरू होता है मेरा एंजॉय टाइम। बट फिर नेक्स्ट टारगेट आया एजुकेशन लोन। अच्छा, अब हम इतने संस्कारी होते हैं कि अपने पेरेंट्स को ये भी नहीं बोल पाते कि भाई देखो, पड़ोसी की लड़की बिना लोन लिए पढ़ाई कर रही है और हम बेचारों को लोन लेके पढ़ाई करना पड़ रहा है। अच्छा, फिर उस टाइम पे घर का लोन भी चल रहा था, तो सोचा कि ठीक है, मतलब इतना बड़ा घर लिया है तो इनको घर का लोन चुकाने दो, मैं एजुकेशन लोन चुका देती हूँ, एटलीस्ट फ्यूचर में घर खरीदने का टेंशन तो नहीं। अभी जो लोन है ना, वो सर पर तब तक घूमता है जब तक जॉब नहीं मिल जाती है। मतलब दिखने में तो ऐसा लगता था कि हम कॉलेज स्टूडेंट हैं, बट लगता था कि हम कोई कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूर हैं, रोज सर पे ईंटें उठा के लेके जा रहे हैं। फिर जब जॉब लगती है तो थोड़े साल तो वो लोन चुकाने में चला जाता है और बाकी का जो बचा कुचा हमें मिलता है उसमें हम थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेते हैं। बट सच में लगता है कि सिर एकदम हल्का हो रहा है, ईंटें जो जा रही हैं। फिर आता है नेक्स्ट टारगेट, शादी कर लो, बच्चे कर लो, घर खरीद लो और फिर वापस वही इमोशनल ब्लैकमेल। अरे देखो, उसने घर खरीद लिया, अरे उसने घर खरीद लिया, और ये हमारे बच्चे तो बहुत ऐश करते हैं, घर ही नहीं खरीदते। मतलब अभी हम जिस घर में रह रहे हैं वो हमारा नहीं है क्या? मतलब मैंने मेरा कॉलेज पूरा एजुकेशन लोन लेके खत्म किया ताकि आप अपने घर का लोन चुका सको, पर वापस घर लेना था तो फिर मेरे एजुकेशन के लिए पैसे जमा कर देते। और हमारी इंडियन फैमिलीज तो ना घर ले लो ऐसे करती है जैसे अभी तो हम सड़क पे पड़े हुए हैं और नहीं लिया ना तो BMC वाले तोड़ के चले जाएंगे। मतलब कोई ये नहीं बोलता कि भाई बच्चों के लिए भी अभी से पैसे जमा करो। क्यों? क्योंकि बच्चे तो लोन लेके पढ़ जाएंगे, तू तो घर ले ले, और नहीं भी लोन ले पाए तो ठीक है, डिस्टेंस यूनिवर्सिटी तो है ही ना, घर से पढ़ लेंगे, तू तो बस घर ले ले। तो अब ये जो सोच है वो हमारी जनरेशन को ही चेंज करनी पड़ेगी ना। अब ऐसा तो नहीं कि मैंने ईंट उठा के पढ़ाई की तो तुम भी ईंट उठा के पढ़ाई करोगे। तो इस बार हमने सोचा कि चलो ठीक है, इस बार हम अपना एजुकेशन फंड सफिशिएंट बनाते हैं, उसके बाद घर के चक्कर में पड़ते हैं। अब बच्चा अच्छा एजुकेशन पाकर अच्छा कमाएगा तो रिटर्न तो आपको भी मिलेगा ना। सो आज मैं आपको एजुकेशन प्लानर दिखाती हूँ और इसमें जो अमाउंट है ना वो एग्जाम्पल के तौर पे है, असली में नहीं है। तो मान लीजिए आपके हैं 2 बच्चे, चुन्नू और मुन्नू। एक चुन्नू ही है ना तो भी कोई बात नहीं, उसके लिए भी पैसे जमा करना शुरू कर सकते हो। फिर ऐसा नहीं कि मुन्नू को जाने दो उसके बाद ही पैसे जमा करेंगे। तो ये है आपकी वो तिजोरी जहाँ पर आपके सारे फंड्स हैं। इसके साइज पर मत जाना क्योंकि ये तिजोरी नहीं आपके फंड्स की चाबी है, पासवर्ड्स। तो ऐसे ही ये तिजोरी से फंड्स थोड़े निकाल कर चुन्नू और मुन्नू की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के फंड्स में डाल दो। इसमें FD, PPF, सुकन्या समृद्धि और म्यूचुअल फंड के 2-3 स्कीम भी डाल सकते हैं। सिर्फ आपके एक्सेल में उनके नाम पर करना है, चुन्नू मुन्नू के नाम पर डीमैट खोलने मत बैठ जाना। उसके बाद हर साल आप चुन्नू मुन्नू के फंड्स में कितना कितना इन्वेस्ट करने वाले हो वो एंटर करो। जैसे चुन्नू के साइड में हर साल 1.5 लाख का सेविंग्स अमाउंट डालना है, तो 50,000 PPF में डाल दिया और 1 लाख म्यूचुअल फंड में डाल दिया। चुन्नू मुन्नू के कॉलेज मतलब UG और पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब PG, उन सभी का फंड्स अलग अलग रखो ताकि आप ट्रैक कर सको कि किस किस फंड में कितना कितना पैसा डालना है और ये सारे फंड्स ट्रैक पर है कि नहीं। नेक्स्ट बॉक्स में आपके चुन्नू मुन्नू की एज लिखनी है और कौन सी एज में वो कॉलेज जाना शुरू करेंगे वो लिखना है। इससे पता चलेगा कि आपके पास पैसा ग्रो करने का कितना टाइम है। अच्छा, फिर ऐसा नहीं कि अपने बच्चों को बोले कि भाई तू 22 साल का हो जाएगा ना तभी तू कॉलेज जाना, क्योंकि तब तक तेरे कॉलेज के लिए मेरे पास पैसे हो जाएंगे। अरे, आपके बच्चों को दूसरा टारगेट नहीं देना है क्या? अब जैसे चुन्नू को इंजीनियर बनना है तो उसका कॉलेज कितने साल चलेगा वो साल यहाँ एंटर करो अंडर ग्रेजुएट कोर्स ड्यूरेशन ईयर्स में। तो इंजीनियरिंग 4 साल में होता है तो यहाँ 4 नंबर है। अब अगर मान लो मुन्नू को बिजनेस या अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है तो उसका कॉलेज ड्यूरेशन एंटर करो जो नॉर्मली 3 साल का होता है। सिमिलरली पोस्ट ग्रेजुएशन का ड्यूरेशन नॉर्मली 2 इयर्स का होता है, वो आप इस बॉक्स में एंटर कर सकते हैं। अगर सिर्फ 1 साल का कोर्स करने का प्लान है तो वो एंटर करें। और हाँ, दोनों को बोलना कि भाई कॉलेज टाइम पर ही खत्म करना है, क्योंकि अगर फेल हो गए ना
तो फीस उनको ही पे करनी पड़ेगी, फिर भले ना वड़ा पाव बेच के फीस पे करें। तो अब आते हैं कॉलेज फीस पर और बाकी के खर्चे पर, जैसे जो इंक्लूड करता है हॉस्टल में रहना, खाना पीना, एंजॉय करना, पार्टी करना, घूमना फिरना वगैरह वगैरह। अच्छा हाँ, बुक्स और लैपटॉप भी खरीदना पड़ सकता है। इस बॉक्स में आज की डेट पर जो अच्छे इंजीनियरिंग एंड कॉमर्स कॉलेज हैं उसके हिसाब से हर साल जो खर्चा होता है वो मैंने यहाँ एंटर करके रखा है। बट अगर आप कोई पर्टिकुलर कॉलेज टारगेट कर रहे हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कॉलेज की वेबसाइट पर आराम से मिल जाएगी। नेक्स्ट बॉक्स में है टैक्स रेट, जो फंड विड्रॉल के टाइम पर आपको पे करना होता है, तो आपके सैलरी ब्रैकेट के हिसाब से ये टैक्स रेट एंटर कीजिए। नेक्स्ट बॉक्स इज इन्फ्लेशन रेट, जो है 8%। ये रेट से कॉलेज की फीस हर साल बढ़ रही है, तो जब तक आपके चुन्नू मुन्नू कॉलेज में जाएंगे तब तक ये फीस कई गुना बढ़ चुकी होगी। सो इस टाइम से उस टाइम तक जब आपके चुन्नू मुन्नू कॉलेज लाइफ में एंट्री करेंगे, आपको एक स्पेसिफिक रिटर्न टारगेट करना होगा जो कम से कम 8% से ज्यादा हो, ताकि जब वो कॉलेज में एंट्री करे आपके पास सफिशिएंट फंड हो। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग ईयर का ब्रैकेट बनाया है। तो 5 साल तक का मेरा रिटर्न टारगेट है 12%, 5 से 10 साल तक का रिटर्न टारगेट है 16%, 10 से 15 साल तक का टारगेट है 18%। उसी हिसाब से आपको भी टारगेट रिटर्न डिसाइड करना है। जैसे मुन्नू के पास कॉलेज लाइफ में एंट्री के लिए अभी 10 साल हैं, तो मेरा ये रिटर्न टारगेट के हिसाब से मुझे ऐसे फंड टारगेट करने होंगे जो 16% का रिटर्न दे सके, ताकि 15% टैक्स हटाने के बाद मुझे 13.6% तक का रिटर्न मिल सके। एक और चीज नोट कीजिए, अगर आपके पास आज से लेकर आपके बच्चों के कॉलेज एंट्री तक ज्यादा टाइम है तो आप ज्यादा रिटर्न भी टारगेट कर सकते हैं, बट यहाँ भी अपनी रिस्क कैपेसिटी को ध्यान में रखिएगा। अब हम इस बॉक्स में आते हैं जो ब्लू में हाईलाइटेड है। ये दिखाता है कि क्या आपके बच्चों का एजुकेशन फंड सफिशिएंट है या नहीं। नेगेटिव है मतलब कम पड़ रहा है, पॉजिटिव है मतलब सफिशिएंट है। अच्छा, ये मैथ्स वाला पॉजिटिव नेगेटिव है, हाँ, कोरोना टेस्ट का पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। तो जैसा यहाँ पे आपने देखा कि चुन्नू के लिए यूजी और पीजी दोनों ही के फंड बैलेंस नेगेटिव में है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम 3 चीजें कर सकते हैं। नंबर 1, उसमें और एसेट बढ़ा दो। जैसे मैंने यहाँ पर 3 लाख से 6 लाख कर दिया, तो ये हो गया पॉजिटिव फंड। नंबर 2, हर साल का इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो। जैसे अभी इसको मैंने 1.5 लाख से 2 लाख कर दिया, तो ये हो गया पॉजिटिव फंड। नंबर 3, ज्यादा रिटर्न वाली म्यूचुअल फंड स्कीम टारगेट करो। जैसे चुन्नू के कॉलेज एंट्री में अभी 7 साल हैं, तो मैंने यहाँ पर ज्यादा रिटर्न टारगेट कर देती हूँ। 16% था, अभी 22% किया, तो फंड हो गया पॉजिटिव। तो है ना ये कमाल की शीट। अच्छा, इस एक्सेल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है, तो आप भी उसे यूज कीजिए और मुझे अपने क्वेश्चंस भेजें। आई विल रिप्लाई ऑन इट। और चुन्नू मुन्नू को टारगेट देना कि अच्छे से अच्छा पढ़ाई करे, और अगर पढ़ाई में पीछे है ना तो लोन उनके सर पे डालना, क्योंकि लोन लेके ना पूरे सीधे हो जाएंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। फिर भले ही ना वड़ा पाव बेच के लोन चुकाए, कम से कम आपको और बैंक वालों को फ्री में वड़ा पाव तो खिलाई देंगे ना।